नमस्कार बच्चों। एवाईजी विथ बीजू मिश्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स लेकर चल रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। और आज हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए हम अच्छे से पढ़ाएंगे। कोशिश करेंगे कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। इस महामारी में हम अपना कोचिंग भी नहीं चला पा रहे हैं और बहुत सारे बच्चे को पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं। यह बहुत बड़ी आपदा में, लेकिन अपने बच्चों पर हमें पूर्ण विश्वास है कि वह अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाएंगे। और कितना भी बड़ा मुसीबत उनके सामने आ जाए, भले वह ना पढ़ पाए, फिर भी अपने दम पर अपनी मेहनत से वह रिज़ल्ट ज़रूर लाएंगे। अपने बच्चों से हम कहना चाहते हैं कि मेहनत करते रहना है, अब हार नहीं माननी है और इतना अच्छे से पढ़ना है कि रिजल्ट लाकर इस बार दिखाना है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इन्हीं सुनहरी पंक्ति के साथ आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई भी वस्तु को देखने के लिए आप सभी जानते हैं कि आँख की ज़रूरत तो पड़ती ही है, उसके साथ साथ प्रकाश, दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। प्रकाश यानी कि लाइट की ज़रूरत पड़ती है कोई भी वस्तु को देखने के लिए। अगर एक बुक अंधेरे में रखा हुआ है, उस पर मैं टॉर्च जब जलाता हूँ तब जाके हमें वह बुक दिखाई पड़ती है, नहीं तो जब तक लाइट ना पड़े तब तक यह बुक हमें दिखाई नहीं पड़ती है। क्यों दिखाई पड़ती है? क्योंकि टॉर्च से निकला प्रकाश जब बुक पर पड़ता है तो यह परावर्तित होकर हमारे आँख तक पहुँचता है और तब जाकर हम इस वस्तु को देख पाते हैं। यानी कि यह टॉर्च सबसे पहले इस पर पड़ा, उस वस्तु पर, इस वस्तु से प्रकाश परावर्तित हुआ और हमारे आँख तक पहुँचा, तब जाके हम इस वस्तु को अच्छे से देख पाते हैं, ठीक है। और यह टॉर्च जिससे प्रकाश निकल रहा है, यानी प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्स है, ठीक है। लाइट का यह सोर्स है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो आप अच्छे से, आपके दिमाग में आ चुका होगा। तो प्रकाश स्रोत तो दो प्रकार से हो सकता है, एक नेचुरल हो सकता है प्राकृतिक, और एक मानव निर्मित हो सकता है। प्राकृतिक में जैसे सूर्य है, सूर्य से भी प्रकाश निकलता है तो वह तो प्राकृतिक है। तारे हैं तो यह सब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, लाइट सोर्स है। मानव निर्मित, मैन मेड, बल्ब, लैंप, दिया, यह सब मानव बनाया है और इससे प्रकाश निकलता है, इसलिए यह मानव निर्मित प्रकाश स्रोत का एग्जाम्पल है, ठीक है। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं, जितने भी सोर्स हैं, उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। यह क्या मैंने लिख दिया है, देखिए। जैसे एग्जाम्पल से समझिए कि लालटेन है, लैंप है, तो इसमें जो तेल भरा होता है, तेल में जो संचित रासायनिक ऊर्जा होती है ना, इसी रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। बिजली के बल्ब है, टॉर्च है, तो इसमें जो विद्युत ऊर्जा आती है, करंट आता है, तो वह विद्युत ऊर्जा से ही प्रकाश में इसको बदला जाता है। यानी कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं ना, जितने भी सोर्स है, उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। ऊर्जा को प्रकाश में बदला जा रहा है, यानी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब देखिए, कुछ वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है और कुछ वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, ऐसी वस्तु होती है। जैसे देखिए, वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है तो वे वस्तु क्या कहलाती है? प्रदीप्त वस्तु कहलाएगी, ठीक है, ल्यूमिनस कहलाएगी। जैसे सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, देखिए लिखा हुआ है बिजली का जलता बल्ब, ना कि बस बिजली का बल्ब। जलेगा तभी ना वह प्रकाश उत्सर्जित करेगा। जलती मोमबत्ती, ठीक है, तो यह प्रदीप्त या दीप्तिमान इसे कहते हैं। दीप्त मतलब होता ही है जलता हुआ, ठीक है। तो जो जलता हुआ जिसमें प्रकाश उत्सर्जित हो वह प्रदीप्त या दीप्तिमान कहलाता है। और अप्रदीप्त किसे कहा जाता है? वह वस्तु जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित ही नहीं करती, जैसे टेबल, कुर्सी, चंद्रमा। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है, तो यह अप्रदीप्त वस्तु है, ठीक है, नॉन ल्यूमिनस। तो अप्रदीप्त वस्तु जो प्रकाश स्वयं जिसमें नहीं होता है, जैसे टेबल, कुर्सी। और प्रदीप्त या दीप्तिमान वह वस्तु जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है। अब प्रकीर्णन देखिए, प्रकीर्णन किसे कहा जाता है? देखिए,
मैं बहुत अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लोग का 10th का एग्ज़ाम है, इसीलिए मैं इतना अच्छे से पढ़ाऊँगा कि एक भी पॉइंट छोड़ू नहीं। आप अच्छे से पढ़िए और फिर बुक का रीडिंग लगा लीजिएगा, देखिएगा मैं कोई भी पॉइंट छोड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है। प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या है, प्रकीर्णन के किसे कहते हैं? तो सूर्य से आता प्रकाश जब सूक्ष्म कण, जो वायु का छोटा छोटा कण होता है ना, धूल कण ये सब, तो सूक्ष्म कण पर जब पड़ता है सूर्य का प्रकाश, तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं वह कण, जैसे ही कण पर प्रकाश पड़ा, ठीक है, तो वे कण पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और फिर उसे चारों ओर विकिरित कर देते हैं। अपने चारों ओर विकिरित मतलब फैला देना, चारों ओर फैला देते हैं, विकिरित कर देते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन या स्कैटरिंग कहा जाता है। यानी कि जब कण क्या करता है कि सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो कण क्या किया, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लिया और अपने चारों ओर फैला दिया, ठीक है। तो यह क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। इसी प्रकीर्णित प्रकाश के कारण, जो प्रकाश यही कण जो फैला दिया, तो इसी प्रकीर्णित स्कैटर्ड प्रकाश के कारण हम दिन में ऐसी वस्तु को देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता, उसे भी हम देख पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप घर के अंदर जाते हैं तो घर के बाहर प्रकाश का आता है, अब घर के अंदर भी देखते हैं कि वह रोशनी के कारण हमें दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है? इसी प्रकीर्णन के कारण कि वायुमंडल का धूल कण प्रकाश अवशोषित कर लिया और उसे चारों तरफ फैला दिया, जिसके वजह से जहां डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है वहां की वस्तु भी हमें दिखाई पड़ती है, ठीक है। अब देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहा जाता है। अगर एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण कहा जाता है। और यही प्रकाश की किरण जब बहुत सारा हो जाएगा, किरणों का समूह हो जाएगा, तो उसे हम किरण पुंज यानी बीम कहते हैं, ठीक है। तो जब एक सरल रेखा में स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो उसे हम रे कहते हैं, और बहुत सारा रे मिल जाएगा, बहुत सारा किरण मिल जाएगा तो उसे हम बीम यानी किरण पुंज कहलाता है। तो ऐसे किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से किरण पुंज? एक अपसारी डाइवर्जिंग बीम, समांतर किरण पुंज, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैं लिख दिया है पैरेलल बीम, और अभिसारी कन्वर्जिंग बीम, ठीक है। तो अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी। समांतर नाम से ही आपको दिख रहा है कि वैसे किरण जो आपस में समांतर हो, समांतर किरण पुंज कहलाते हैं, ठीक है। प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर हो, समांतर किरण पुंज कहलाएगा, ठीक है। अपसारी क्या कहलाता है? अपसारी किरण पुंज, प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। देखिए यहाँ एक बिंदु है और इस बिंदु से निकलकर जा रही है। जैसे मान लीजिए टॉर्च है, तो टॉर्च से निकलकर प्रकाश जा रही है, टॉर्च से मान लीजिए इधर उधर जा रही है, ठीक है। टॉर्च से तो ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाती है, लेकिन इधर उधर अगर जा रही है तो वहाँ एक बिंदु स्रोत से निकल रही है, और एक बिंदु स्रोत से जब निकल रही है तो ऐसे किरणपुंज को हम अपसारी किरणपुंज कहते हैं। यानी कि प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर अगर फैल रही हो बाहर की तरफ, तीर का निशान बाहर की तरफ है, यानी इस बिंदु से बाहर जा रही है, तो वह अपसारी किरणपुंज कहलाती है, ठीक है। समांतर किरणपुंज, प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर हो। अभिसारी यानी कन्वर्जिंग बीम किसे कहा जाता है? प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए एक बिंदु पर आकर मिल रही है ना, तो इसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरणपुंज कहते हैं, ठीक है। आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए, पारदर्शी पदार्थ क्या कहलाता है? ट्रांसपेरेंट क्या कहलाता है? वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। जैसे पानी है, तो पानी है तो इसमें पानी जैसे ही प्रकाश जाता है तो पानी के अंदर प्रकाश चला जाता है, हवा में प्रकाश जाता है, कांच के अंदर प्रकाश चला जाता है। यानी कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी कहलाता है, ट्रांसपेरेंट कहलाता है। पारभासी, ट्रांसलूसेंट क्या है? वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटा सा भाग को ही अपने में से होकर जाने देता है। जैसे तेल लगा कागज है, अब तेल लगा हुआ कागज है तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा प्रकाश बस जा रहा है, पूरा का पूरा प्रकाश नहीं जा रहा है। तो वही लिखा है कि वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को अपने में से होकर जाने देते हैं पारभासी कहलाते हैं। मतलब पूरा जाएगा भी नहीं और ये भी नहीं होगा कि कुछ नहीं जाएगा, थोड़ा सा प्रकाश जाएगा। जैसे बैलून का रबड़, आप एक बैलून ले लीजिए और एक सिरे से टॉर्च जलाइएगा, देखिएगा कि पूरा का पूरा टॉर्च का लाइट तो नहीं निकलेगा, लेकिन दूसरे साइड से आपको देखने से मिलेगा कि थोड़ा प्रकाश निकल रहा है। समझ में आ गया? रक्त, दूध,
कुहासा, बादल, यह सब पारभासी है, मतलब इससे थोड़ा थोड़ा प्रकाश निकलता है, पूरा का पूरा नहीं निकलता है, लेकिन एक छोटा सा भाग प्रकाश का यह अपने में से होकर जाने देता है, घिसा हुआ कांच। आप एग्जाम्पल अच्छे से रट लीजिएगा। अपारदर्शी, ठीक है, अपारदर्शी पदार्थ क्या कहलाता है? वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देता है, अपारदर्शी। जैसे लकड़ी, लकड़ी के एक सिरा, यह लकड़ी है, ठीक है, मान लीजिए एक लकड़ी है और लकड़ी का एक सिरा से प्रकाश आप फैलाइएगा, लकड़ी का मान लीजिए ये एक सिरा है, एक सिरा से प्रकाश फैलाइएगा, क्या दूसरा सिरा चला जाएगा? नहीं जाएगा। यानी कि वे पदार्थ जो अपने में से प्रकाश होकर जाने ही नहीं देता है, अपारदर्शी कहलाता है। जैसे लोहा, पत्थर, पेंट, अलकतरा, मोटा गत्ता, मतलब मोटा गत्ता जो होता है, और धातु की प्लेट, इससे प्रकाश आर पार नहीं होती है, तो अपारदर्शी। तो पारदर्शी उसे कहा जाता है जिससे प्रकाश पूरा पूरा आर पार हो जाता है, पारभासी थोड़ा थोड़ा प्रकाश पार होता है, और अपारदर्शी बिल्कुल भी पार नहीं होता है, तो वह अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, जो चैप्टर का नेम है वहीं पढ़ने अच्छे से अब जा रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के किसी भी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह क्या कर दिया? जैसे आप एक समतल दर्पण देखे होंगे, उससे प्रकाश आता है, परावर्तक सकता है, यह समतल दर्पण है, ठीक है, प्रकाश आता है और वापस लौट जाता है, यानी कि इसका परावर्तन हो गया। अगर इधर से आएगा तो ऐसे लौट जाएगा, मतलब इसी दिशा में लौट जाता है, तो यह प्रकाश का परावर्तन हो गया। ठीक है, तो वही कह रहा है कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया प्रकाश का परावर्तन हो गया। ठीक है, अब समतल दर्पण का मैंने फोटो बना दिया है कि आप अच्छे से समझ जाएंगे समतल दर्पण कैसे बना होता है। कि समतल दर्पण है तो समतल दर्पण में यह चिकना समतल कांच जिससे आप अपना चेहरा देखते हैं, तो समतल दर्पण यह हो गया। ठीक है, तो चिकना यह समतल कांच है, बीच में चांदी का पतली परत होता है, ठीक है, जिसे रजतीत कहा जाता है। ठीक है, रजतीत, बहुत सारे बच्चे रजतीत को जानते हैं कि पेंट हो गया उसे रजतीत कहा जाता है, नहीं, रजत मतलब होता है चांदी, रजत मतलब क्या होता है? चांदी, रजत मतलब चांदी होता है, और रजतीत मतलब चांदी का अगर परत चढ़ा हुआ है तो उसे रजतीत कहा जाता है। तो समतल दर्पण चिकना सतह के बाद चांदी का परत चढ़ा जाता है, इसके बाद लाल पेंट चढ़ा दिया जाता है या कोई भी गहरा रंग का। आप याद यह मत कीजिएगा कि बस लाल पेंट इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि यह पेंट गहरा होता है, और गहरा पेंट लग गया तो यह क्या होता है? एक तरह से बस रह जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि लाल पेंट का सुरक्षात्मक परत चढ़ा दिया जाता है या कोई भी अन्य गहरा रंग का परत इस पर चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, समतल दर्पण होता है। जहाँ भी अगर हम पढ़ेंगे और समतल दर्पण बनाएंगे तो ऐसे बना देंगे, और पीछे इसका मतलब होता है पेंट किया हुआ। ठीक है, पेंट किया हुआ, देखिए पेंट किया हुआ के साइन है, तो लाल पेंट हम दिखा दिए हैं ऐसे करके। अब देखिए, समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है, मतलब यह क्या करता है कि अच्छे से पूरा के पूरा परावर्तक कर देता है। ठीक है, अब परावर्तन का नियम, परावर्तन के नियम आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि परावर्तन के नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो परावर्तन के नियम तो होते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ आपको समझनी जरूरी है। जैसे कहीं भी ऐसे बनाया हुआ है तो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, समतल दर्पण पीछे ऐसे किया हुआ है, यानी कि इसको हम लोग पेंट कर दिए। ठीक है, अब कोई समतल दर्पण पे कोई प्रकाश आ रही है, तो जब प्रकाश हम लोग आती है समतल दर्पण पे, तो इसे कहते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। जब प्रकाश आ रही है तो आपतित किरण, फिर यहाँ से परावर्तित हो गई तो परावर्तित किरण, परावर्तन तो होगा ना, लौट जाने क्रिया, तो परावर्तित किरण यह कहला जाएगा। ठीक है, अब इसी बिंदु से आके परावर्तित हो गई तो यह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। जिस बिंदु का बात होता है वह क्या कहलाता है? आपतन बिंदु। यह आपतित किरण, परावर्तित किरण, यह आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब, यानी कि यह जो रेखा है यह क्या है? अभिलंब है। ठीक है, अब देखिए आपतित किरण है और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण आपतन कोण कहलाता है। देखिए आपतित किरण है तो आपतित किरण और इसके पास जो कोण बनेगा तो यह आपतित किरण का कोण बनेगा ना, तो यह आपतित किरण का कोण बना, यानी कि आपतन कोण बन गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, इसे आर से दर्शाया जाता है। तो आप इसको अच्छे से, मैंने लिखा तो नहीं है लेकिन आपको दिखा दूं कि आप याद कर लीजिएगा। देखिए आपतित किरण क्या लिखा है? किसी समतल पर
पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा कि आपतित किरण का परिभाषा लिखिए तो आप यही लिखिएगा कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु क्या है? जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु, देखिए जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। ठीक है। परावर्तित किरण जिस माध्यम, जैसे हवा, यह एक माध्यम हो गया। ठीक है। तो जिस माध्यम में चलकर प्रकाश आ रही है, देखिए इस माध्यम में प्रकाश चल के आ रही है, इसके अपोजिट में हम दूसरा माध्यम मान सकते हैं, इसके इधर पूरा एक माध्यम है। तो जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इसी माध्यम में लौट गई किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा। अभिलंब, किसी समतल, यह समतल सतह है तो किसी भी समतल सतह के किसी बिंदु, हमारे पेन पर ध्यान दीजिएगा, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। यानी कि O और N क्या है? ON रेखा क्या है? अभिलंब है। तो किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे हम कहते हैं आपतित किरण। आपतन बिंदु पर देखिए खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है, यानी कि आपतित किरण आपतन बिंदु से अभिलंब से आपतित किरण अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वह क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। आप अच्छे से देखकर याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कौन कौन से दो नियम है भाई? आपतित किरण, देखिए ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। देखिए यह रेखा क्या है? अभिलंब है। यह क्या है? अभिलंब है। लिख देता हूं मैं, अभिलंब। ठीक है, अभिलंब है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। एक ही समतल में है कि नहीं? देख लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही समतल में है। पहला नियम यह हो गया। नियम बहुत आसान है। दूसरा नियम, आपतन कोण, देखिए आपतन कोण यह I हो गया, आपतन कोण, और परावर्तन कोण बराबर होता है, यानी कि I और R दोनों बराबर है। देख लीजिए, देखने में बराबर लग रहा है, यहाँ से आया और यहाँ से चला गया। और आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा कि चलिए प्रकाश तो ऐसे आ रहा है तो ऐसे परावर्तित हो जाएगा। अगर प्रकाश सीधे पड़ा तो अगर समतल दर्पण, जैसे समतल दर्पण यह है, ठीक है, समतल दर्पण, अगर समतल दर्पण पर लंबवत प्रकाश पड़े, लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है, मतलब इधर से पड़े तो यह इसी पथ पर लौट जाएगी। देखिए यह जाने का रास्ता है आपतित किरण, यह वापस आने का रास्ता है यानी कि परावर्तित किरण, दोनों एक ही पथ पर आ गई ना। तो वहीं समतल दर्पण पर अगर लंबवत किरण पड़ रही है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक ही होगा। ठीक है, उसी पथ पर वापस आ जाएगी, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान 0 डिग्री है। दोनों के बीच में आपतन कोण परावर्तन कोण के, अब देखिए आपतित किरण, आपतन कोण क्या होता है? आपतन कोण होता है कि आपतित किरण यानी कि यह किरण, अभिलंब, यही अभिलंब हो गया, आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। और आपतन कोण यहाँ 0 है क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब दोनों एक ही है ना, तो यहाँ आपतन कोण क्या हो गया? 0 हो गया। वैसे ही परावर्तन कोण भी 0 हो गया। तो यहाँ देख लीजिए ऐसे ही फिगर बनेगा। ठीक है। अब जहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं बहुत धीरे लेकर आज चला, धीरे धीरे हम लोग चलेंगे और 2-3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे ही करके पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा बायो हम लोग बहुत अच्छे से चलेंगे और 10th का आपका हर चीज़ मिलेगा। और प्लीज़ इसे और बच्चों तक ज़रूर शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। आप जितना सपोर्ट करेंगे मैं उतना दिल से आपको पढ़ाऊँगा। अभी तो स्टार्टिंग है, आप देखते जाइए मैं कैसे आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, फिर आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। आपने इतना सुनहरा टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।